हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एमए के नेक्स्ट कैप्सूल सीरीज के साथ में। आज के इस कैप्सूल में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ टॉपिक्स लाइक कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, एन्युटीज एंड परपेचुटीज के बारे में। ये टॉपिक हमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए तो हेल्प करता ही है, बट ओवरऑल भी एग्जाम में डायरेक्टली एन्युटीज और परपेचुटीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको जरा अपन आज शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या है ये टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो बातचीत नॉर्मल कंपाउंडिंग से ही करेंगे। एक बार सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। आप सब लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले तो मेरे ख्याल से पढ़ ही रखे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक सा फॉर्मूला होता है अपना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू एन, या टी भी कह रहते हैं कितनी बार इसको, ठीक है। और यहां से आपको सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में यही डिफरेंस है कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से मेरे को इंटरेस्ट का अमाउंट पता पड़ता है, लेकिन यहीं पे जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के अंदर ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पर जो मुझे आंसर निकल के आता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का मिलके आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम कहते हैं कि भाई यहां पर जो अपने को आंसर मिलेगा वो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का मिलता है। ये दोनों मिल के आते हैं, और यहां पर जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन, एन या टी जो बोलना चाहो। ये एक डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें जो आंसर आ रहा है उसमें प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि सर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, तो मैं बोलता हूं फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो अपन आंसर निकालने का फॉर्मूला निकालते हैं वो दोनों सेम है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उससे सिर्फ इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मतलब दोनों चीजें जुड़ के आती है, मतलब फ्यूचर वैल्यू निकल के आती है। हाँ, अगर मुझे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे फ्यूचर वैल्यू में से, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू जो है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट की है, तो मुझे जो आंसर आया है फ्यूचर वैल्यू का उसमें से मुझे प्रिंसिपल को हटाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आता है। तो ये ध्यान रखना कि भाई जो अपना फॉर्मूला है वो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन, इसी फ्यूचर वैल्यू को हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है। इसका मतलब मैं फ्यूचर वैल्यू को ऐसे भी लिख सकता हूं, और अगर मुझे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की जरूरत है तो उसके लिए मुझे फ्यूचर वैल्यू में से प्रिंसिपल को हटाना पड़ेगा, तो मेरे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। मेन एक ये डिफरेंस भी ध्यान रखना होता है। फॉर्मूले में जो डिफरेंस है वो तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ी रखे हैं, फॉर्मूले बेसिक से फॉर्मूले बहुत बार अपन ने पढ़े हुए हैं, तो फॉर्मूलों में दिक्कत नहीं होती। दिक्कत शायद इस कंसेप्ट में किसी बच्चे को हो, तो ध्यान में रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो उससे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता, उससे फ्यूचर वैल्यू आती है। उसमें प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों जुड़ा होता है, तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू में से प्रिंसिपल को हटाओगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। यहीं पे जहां पर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो मुझे डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट का आंसर दे देता है। उसमें मेरे पास सीधा सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, वहां पर मुझे अलग से सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं होती। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर इनके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। देखो, सैम पुट्स 55,000 इनटू अ बैंक एट अ रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। हाउ मच विल सैम हैव एट द एंड ऑफ 4 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम अमाउंट का इंटरेस्ट मिलता है, तो बहुत ही सिंपल सा अमाउंट हो गया भाई। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल विच इज 55,000 इंटू आर, 5% की सिंपल इंटरेस्ट की रेट है, इंटू एन, एन है हमारा 4 साल का। तो ये मेरा सीधा आंसर हो गया। तो हर साल आपको 2750 का इंटरेस्ट मिलेगा, 55,000 इंटू 5%, और 4 साल तक मिलेगा। तो हम इसको 2750 को इंटू 4 कर रहा हूं मैं, पहले मैंने ये निकाल दिया, इससे सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1 साल का, इंटू 4 करेंगे तो 4 साल का अमाउंट आ जाएगा विच इज 11,000। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका यहां पे 11,000 का हो जाएगा, ठीक है साहब। अब ऐसे बोल रहे हैं कि आपने 55,000 डाले बैंक में, रेट वही 5% की, लेकिन इस बार 6 महीने में ही पैसे निकाल दिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो भाई देखो सिंपल सा है, मैंने इन्वेस्ट तो करे हैं 55,000, तो मेरा प्रिंसिपल तो 55,000 है। अब 2 ऑप्शन है, या तो जो ये पर एनम की रेट है इसको 6 महीने में कन्वर्ट कर लो, या फिर 6 महीने को ईयर में कन्वर्ट कर लो। बेटर ये होता है 6 महीने को ईयर में कन्वर्ट करना। तो मैं क्या 6 महीने को 0.5 ईयर लिख सकता हूं, इसको मैं 0.5 ईयर बोल सकता हूं। तो मैं कह दूंगा भाई 5% इंटू 0.5 ईयर, या हाफ ईयर भी कर सकते हो, 1/2 भी कर सकते हो, हाफ ईयर, तो भी आंसर आ जाएगा सर। तो ये आ गया 55,000
इंटू 5% इंटू 0.5, 3750, ये आ गया आंसर 1375, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ 1375, ठीक है ना, ये आपका आंसर। तो 6 महीने था, मैंने 6 महीने को ईयर में कन्वर्ट करा, 6 मंथ्स को मैं ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 6/12 से डिवाइड करेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको 1/2 ईयर भी बोल सकते हो। आप फॉर्मूले में यहाँ पे 1/2 लगाओगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक कभी कभी दिक्कत होती है कि जहाँ पे अपने को टाइम पीरियड मंथ्स में दे रखा हो, रेट पर एनम में दे रखी हो, तो कैसे करेंगे, इस तरीके से आप कर सकते हो कि टाइम पीरियड को ईयर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, उससे आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है साहब। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर सेम क्वेश्चन है जहाँ पे 55,000 इन्वेस्ट करे हैं 5% पे, कंपाउंडिंग ईयरली हो रही है और एट द एंड ऑफ 4 ईयर अब कितने पैसे मिलेंगे, हाउ मच विल सैम हैव एट द एंड ऑफ 3 ईयर, एट द एंड ऑफ 4 ईयर। तो यहाँ पे अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो मुझे पता है कि मेरे पास में फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का है, डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी तो बात ही खत्म है। P इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर n, प्रिंसिपल है 55,000 का, इंटू 1 प्लस आर है 5% की, पावर है 4। इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट को, तो 1 प्लस 5%, कैलकुलेटर पे लिखा, मेरे पास में आंसर आ गया 55,000 इंटू 1.05 टू दी पावर 4। अब इसको सॉल्व करना है 1.05 की पावर 4। कैसे करना है, कैलकुलेटर पे करना है, बहुत सिंपल है। मुझे 1.05 की पावर 4 करना है, मतलब मुझे 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 ऐसे करना है। इसको करने के लिए शॉर्ट में आप एक बार इक्वल टू दबाओ, एक बार मल्टीप्लाई दबाओ और फिर एक बार दबा दो इक्वल टू। ये हो गया 1.05 इंटू 1.05, स्क्वायर की पावर आ गई। अब एक बार वापस इक्वल टू दबा दो, ये क्यूब की पावर आ गई। एक बार और इक्वल टू दबा दो, ये आ गई पावर 4। तो ये मेरा आंसर ही आ गया सीधा। और अब इसमें से मल्टीप्लाई बाय 55,000, आंसर आ गया सीधा 66853। राउंड अप में 52.8 समथिंग आ रहा है, मैं उसको 53 बोल सकता हूं राउंड अप में। आ गया मेरा आंसर। ये कैसे करना है बस ये ध्यान रखना। क्या करा मैंने पहले ब्रैकेट सॉल्व करा, 1 प्लस 5%, 1 प्लस 5% लिखा, ये आ गया 1.05, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आ गया। अब मुझे इसकी पावर 4 करनी है, तो मल्टीप्लाई और पावर 4 है तो 3 बार इक्वल टू, ऐसे याद कर लेना कि जितनी पावर है उससे एक कम इक्वल टू दबाना है। मल्टीप्लाई दबा के एक कम बार इक्वल टू, 4 होगा तो 3 बार, 5 होगा तो 4 बार, 8 होगा तो 7 बार, 12 होगा तो 11 बार, ऐसे। तो 4 है तो मल्टीप्लाई दबाया और अब 3 बार इक्वल टू, 1 2 3, ये मेरा आंसर आ गया 1.2155 समथिंग। उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 55,000 से, यहीं पर ही कैलकुलेटर पे। ये मेरा पूरा आंसर आ गया 66,825.84375 समथिंग आ रहा है। इसको मैं राउंड अप में 53 लिख सकता हूं, तो मैंने 66,853 लिख दिया, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे कैसे करना है इसका ध्यान रखना, एग्जाम में अपने काम आने वाली ट्रिक है। वरना फिर क्या होगा, तुम इसको ऐसे करते रह जाओगे कि 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05। बच्चे फिर इसको ऐसे करते हैं, 3-4 बार हो तो फिर भी ठीक है, 7 8 12 पावर हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इक्वल टू वाली ट्रिक ध्यान रखना, ठीक है। 1.05 इंटू 4 की पावर है तो 3 बार इक्वल टू दबा दिया मैंने, ठीक है ना। ये ट्रिक ध्यान में रखना, ठीक है ना। 1.05 टू दी पावर 4 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1.05 एक बार दबाएंगे इंटू और 3 बार दबाएंगे इक्वल टू। इससे मेरे पास में इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे, ठीक है। कैलकुलेटर की ट्रिक हो गई है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जो भी पावर है उससे एक कम बार इक्वल टू, बस ये ध्यान रखना है। डन है साहब, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक अच्छा कंसेप्ट आता है नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का, या इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट रेट का। देखो, नॉमिनल रेट का मतलब तो बहुत सिंपल सा है, जो भी रेट बैंक आपको कोट करता है। जैसे आप बैंक की ऐप में गए या बैंक के पास पहुंचे ब्रांच में और आपने कहा मुझे एक एफडी करानी है, मुझे एक लोन लेना है, बताओ किस रेट पे या तो इंटरेस्ट दोगे अगर आपको एफडी करानी है, या किस रेट पे इंटरेस्ट लोगे अगर लोन लेना है। तो वो जो बैंक आपको रेट बताएगा, या वेबसाइट पे जो आप चेक कर रहे हो, या अपनी बैंक की एप्लीकेशन में जो रेट चेक कर रहे हो, उस रेट को बोलेंगे नॉमिनल रेट। जैसे बैंक ने कहा कि हम आपको 5% की कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे एफडी पे, 6% की देंगे, 6.5% की देंगे, 7% की देंगे। ये जो वो रेट कोट कर रहा है इसे बोलते हैं नॉमिनल रेट। लेकिन क्या मेरी कमाई एक्चुअली में ये होने वाली है, डिपेंड करेगा कि कंपाउंडिंग कैसे होती है।
अगर कंपाउंडिंग एनुअली, हाफ ईयरली, फिर क्वार्टरली, मंथली, ऐसे अगर कंपाउंडिंग बढ़ती जा रही है तो मेरी एक्चुअल कमाई इस नॉमिनल रेट से ज्यादा आएगी। और वही एक्चुअल कमाई निकालने के लिए हम इफेक्टिव एनुअल रेट निकालते हैं। ठीक है ना। एक बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक समझाता हूं। जैसे मान लो एक बैंक कह रहा है कि आपने $10,000 की एफडी कराई, इस पे आपको 5% पर एनम का इंटरेस्ट वो कोट करता है। अब 5% अगर वो बोल रहा है पर एनम, और कंपाउंडिंग जो है वो होती है ईयरली, दूसरे केस में लेते हैं हाफ ईयरली, और तीसरे में लेते हैं क्वार्टरली। जब भी कंपाउंडिंग आ जाती है तो हमारा ना जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर कंपाउंडिंग है तो फिर आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। ये नॉर्मल फॉर्मूला है, इसमें दो चेंजेस करेंगे, आर को डिवाइड करेंगे सी से और एन को मल्टीप्लाई करेंगे सी से। आर को डिवाइड करा नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड से, सी मतलब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। ठीक है। तो अगर कंपाउंडिंग ईयरली हो रही है तो C1 है, हाफ ईयरली हो रही है मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो C2 है, कंपाउंडिंग पीरियड 2 हो गए। क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है तो साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो C हो गया 4। तो जब मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा फ्यूचर वैल्यू का, तो यहां पर तो फॉर्मूला नॉर्मल लगेगा P इंटू 1 प्लस वही फॉर्मूला लगा लेते हैं 10,000 इंटू 1 प्लस 5% टू दी पावर 1। ठीक है, 1 साल का निकालना है, अपने निकालते हैं आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर हाफ ईयरली होगा तो यहां पे आंसर होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 5% डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट पावर में 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 और पावर भी 2 हो जाएगी। क्वार्टरली के केस में 10,000 इंटू 1 प्लस 5% डिवाइड बाय 4, और पावर में भी 1 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है ना। जो भी आर है उसको डिवाइड बाय सी करेंगे, अगर आर पर एनम में है तो। कभी कभी क्वेश्चन में आर बाय सी का आंसर ऑलरेडी दे रखा होता है, आर ही दे रखी होती है पर क्वार्टर पर हाफ ईयर, तो फिर ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आंसर दे रखा है। अगर पर एनम में आंसर दे रखा है, अगर आर पर एनम की पूरे साल की है तो डिवाइड बाय सी करना पड़ेगा और पावर को मल्टीप्लाई बाय सी करना पड़ेगा। नॉर्मली 1 साल के हिसाब से निकाल रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से कर लिया। अब यहां अगर तुम आंसर निकालोगे तो देखो टेक्निकली तो बैंक ने क्या बोला कि मैं 10,000 पर 5% पर एनम का ब्याज दूंगा आपको, बस कंपाउंडिंग का डिफरेंस है। इन तीनों में नॉमिनल रेट तो 5% है, इन तीनों केसेस में नॉमिनल रेट तो 5% है, बट मेरी एक्चुअल कमाई ना थोड़ी ज्यादा होगी। मैं 5% नहीं कमा रहा हूं, मैं हाफ ईयरली और क्वार्टरली कंपाउंडिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाऊंगा। देखते कैसे, आंसर निकाल लो तीनों के। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है साहब, 1 प्लस 5% इंटू 10,000, ये हो जाएगा 10,500। तो यहां पे मैंने 500 का इंटरेस्ट कमाया है और सिंपल है 10,000 पर 1 साल का 5% से 500 के ब्याज बनता है फर्स्ट ईयर में, तो 500 की कमाई हो रही है। लेकिन जैसे ही कंपाउंडिंग क्वार्टरली और हाफ ईयरली पे शिफ्ट हुई, देखो कमाई बढ़ गई। यहां पर 5 डिवाइड बाय 2 है 2.5% होगा, तो 1 प्लस 2.5% टू दी पावर 2, तो मल्टीप्लाई और एक बार इक्वल टू, पावर 2 है तो एक बार इक्वल टू, तो और इंटू 10,000, तो यहां कमाई हो जाएगी 10,506.25। थोड़ा सही बट कुछ तो एक्स्ट्रा कमाया है। यहां पर 5% डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 1.25 आ रहा है, तो 1 प्लस 1.25%, अब पावर 4 है तो इक्वल टू और मल्टीप्लाई और 3 बार इक्वल टू, मल्टीप्लाई 1 2 3 बार इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.0509 समथिंग मल्टीप्लाई बाय 10,000। यह आंसर आ रहा है 10,509.45। तो तीनों केसेस में जैसे जैसे कंपाउंडिंग चेंज हो रही है वैसे वैसे इफेक्टिव कमाई चेंज हो रही है। आप यहां पे 5% कमा रहे हो 500, बट यहां पे 5% से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, भले ही थोड़ा सा है बट एक्स्ट्रा तो कमा रहे हो, यहां पे थोड़ा और एक्स्ट्रा कमा रहे हो, और जैसे जैसे ईयर बढ़ेंगे वैसे वैसे कमाई भी बढ़ती जाएगी। अभी मंथली करोगे और ज्यादा आंसर आएगा। तो नॉमिनल रेट में और जो आपने एक्चुअल इंटरेस्ट कमाया उसमें कंपाउंडिंग की वजह से डिफरेंस आता है, और इसी डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम इफेक्टिव एनुअल रेट निकालते हैं।
इफेक्टिव एनुअल रेट हमें बताती है कि कितना पैसा कमाने वाले हो आप, ठीक है ना। तो नॉमिनल रेट तो वो रेट है जो बैंक कोट करता है, स्टेटेड रेट कहते हैं, कोटेड रेट कहते हैं। बैंक ने जो रेट बताई, बैंक ने बताया कि 5% पे एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो मैंने एक्चुअल कमाया वो जो है वो इफेक्टिव रेट से पता पड़ता है, ठीक है। नॉमिनल रेट में कंपाउंडिंग को अपन इग्नोर करते हैं, ठीक है ना, लेकिन कंपाउंडिंग के इफेक्ट को कंसीडर करके, कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करके अगर आप रेट निकालोगे तो आपके पास में इफेक्टिव रेट आएगी। इफेक्टिव रेट का पर्पस क्या है? द इफेक्टिव एनुअल रेट कन्वर्ट्स द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कंसीडरिंग इट्स कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इनटू एन इक्विवेलेंट ईएलडी रेट। फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करके, कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करके आपको एक सही इंटरेस्ट रेट निकाल के देती है। आपकी एक्चुअल कमाई कितनी हो रही है, किस रेट पे आप एक्चुअली में कमा रहे हो, वो निकाल के देती है, ठीक है साहब। तो ये ध्यान में रखना। और इफेक्टिव रेट के बेसिस पे कंपैरिजन बेटर होता है एज कंपेयर टू नॉमिनल, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको निकालने का अपने पास में एक छोटा फॉर्मूला भी है। ईएआर अगर डायरेक्टली निकालनी है, जैसे इस वाले केस में अगर मुझे अब ईएआर निकालनी हो तो मैं क्या क्या करूंगा, यहां पे मुझे अगर इफेक्टिव रेट निकालनी है तो एक तो लॉन्ग मेथड, जैसे पहले आंसर निकाला, अब ईएआर निकालते तीनों केस में, ठीक है, जहां पे कंपाउंडिंग 1, 2 और 4 तीन केस है। अब इन तीनों में अगर मुझे ईएआर निकालनी हो तो यहां पे कमाई 500 है तो डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100, तो यहां तो 5% की ही कमाई हो रही है। बट सेकंड वाले केस में मैं 506.25 कमा रहा हूं 10,000 के ऊपर, तो यहां पे मेरी परसेंटेज थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, 506.25 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100, 5.0625। यहां पे इंटरेस्ट रेट 5.0625 ऐसी कुछ आ रही है। और यहां पे नेक्स्ट वाले में 509.45 डिवाइड बाय 10,000, तो ये 5.0945% ऐसी कुछ आएगी। तो इफेक्टिव रेट ज्यादा आ रही है साहब, इफेक्टिव रेट नॉमिनल से ज्यादा आ रही है जैसे जैसे कंपाउंडिंग बढ़ती जा रही है। अब इतनी मेहनत तो एग्जाम में नहीं कर सकते कि पहले तो मैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आंसर निकालूं फिर इस आंसर को कन्वर्ट करूं ईआर में। वैसे ये भी एक लॉजिकल तरीका है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। डायरेक्टली करना हो तो इसका अपने पास में एक फॉर्मूला होता है जिससे भी मैं आंसर निकाल सकता हूं। फॉर्मूला सिंपल सा होता है, अगर आपको इफेक्टिव रेट चाहिए जिसको मैं बड़ा आर बोल सकता हूं, इज इक्वल्स टू 1 प्लस छोटा आर जो अपना है ये टू दी पावर n माइनस 1, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। और कंपाउंडिंग है तो n इंटू सी आर डिवाइड बाय सी, ठीक है। तो जो अपना कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला है उसमें से p हटा दिया, प्रिंसिपल हटा दिया। रेट चाहिए तो सिर्फ रेट ली 1 प्लस आर टू दी पावर n। अब कंपाउंडिंग है तो डिवाइड बाय सी करते हैं, r को n को मल्टीप्लाई बाय सी करते हैं। इसको सॉल्व करके -1 करेंगे तो अपने पास में r आ जाएगी। इसको इंटू 100 भी करना पड़ेगा रेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो सीधा, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले को लगा के देखते हैं, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है कि 5% की कंपाउंडिंग रेट है बट हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होती है, तो नॉमिनल रेट तो 5% है। इधर बोल रखा है 12% है, कंपाउंडिंग मंथली होती है, तो ये भी 12% है। इधर बोल रखा है 8% है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है, तो ये भी नॉमिनल रेट तो 8%। नॉमिनल रेट तो वो है जो कोट कर रखी है। अब इफेक्टिव रेट ऑब्वियसली अलग होगी क्योंकि यहाँ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है या मंथली है क्वार्टरली है। जैसे ही ईयरली के अलावा कोई और मेथड फॉलो करोगे इफेक्टिव रेट तो चेंज होगी। अब डायरेक्ट निकालने का अपने पास फॉर्मूला है। हम कहते हैं भाई इफेक्टिव रेट निकालनी है तो बड़ा आर निकालना है, तो 1 प्लस छोटा आर टू दी पावर n, तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है कंपाउंडिंग के लिए डिवाइड बाय सी और n को मल्टीप्लाई सी करते हैं, माइनस कर देना 1 और जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो बड़ी आर आ जाएगी। डायरेक्ट देखते हैं चलो फर्स्ट वाले केस में। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट वाले केस में 1 प्लस 5% डिवाइड बाय हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो सी 2 है, कंपाउंडिंग पीरियड हाफ ईयरली कंपाउंडिंग मतलब साल में 2 बार मिलेगा इंटरेस्ट, तो सी 2 है, तो 1 इंटू 2 माइनस 1, जो आंसर होगा उसको इंटू करेंगे 100 से, ठीक है। सेकेंड वाले केस में अगर आर निकालनी है तो मैं बोलूँगा 1 प्लस 12% डिवाइड बाय सी, मंथली कंपाउंडिंग है तो सी 12 है, इंटू 1 इंटू 12 माइनस 1, जो आंसर आएगा उसको इंटू 100 कर देंगे। और इस केस में आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8% डिवाइड बाय क्वार्टरली को 4 और पावर को मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 इंटू 100, इससे आ जाएगी आर। तीनों से आर निकाल लेते हैं फटाफट से। 1 प्लस 5% डिवाइड बाई 2.5% होता है, तो 1 प्लस 2.5% टू दी पावर 2, तो मल्टीप्लाई एक बार इक्वल टू माइनस 1 इंटू 100,
5.0625 ये आ गया। सेकेंड वाला 1 + 1% हो जाएगा, 1 + 1% टू द पावर 12 है, तो मल्टीप्लाई एक बार 11 बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 × 100 12.6825 12.6825 आ गया आंसर। थर्ड, ठीक है, 8 / 4 2% हो जाएगा, तो 1 + 2% टू दी पावर 4 है, तो इंटू एक बार और इक्वल टू 3 बार, 1 2 3 1.824 समथिंग आ रहा है, -1 × 100 8.2432 समथिंग 8.2432 आ गया आंसर। तो ये फॉर्मूले से ध्यान रखना, ये वाले फॉर्मूले से अपन निकाल देंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप इसको बड़ा आर बोलो, कोई लोग इसको ई बोलते हैं, कोई लोग इसको छोटा ई आर बोल देते हैं, वो आपकी इच्छा, सिंबल्स से फर्क नहीं पड़ता, आंसर से फर्क पड़ता है। मुझे ये वाला फॉर्मूला समझ में आता है कि भाई छोटी रेट तो नॉमिनल है, बड़ी रेट एक्चुअल है, इसको मैंने बड़े आर से याद कर लिया, मुझे समझ में आता है। वो आप यूज कर सकते हो, अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्मूले हैं, जैसा जिसको ठीक लगे वो याद कर सकते हो, ठीक है साहब। निकालना अभी बहुत ईजी है, ये मैंने आपको बता दिया, एक लॉजिकल मेथड बता दिया, एक ऐसे बता दिया, आपको जो ठीक लगे वो आप निकाल सकते हो। अच्छा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल 7 देखो क्या कह रहा है। डेविड पुट 75,000 इनटू अ बैंक एट 2% मंथली इंटरेस्ट रेट, ध्यान रखना 2% मंथली, तो ये रेट पर मंथ में, ये 2% पर मंथ में दे रखा है, ठीक है। तो मुझे तो इसको पहले पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 24% पर एनम हो जाएगा, 2 × 12, ठीक है ना, इंटू 12 करूंगा तभी पर एनम में आएगा आंसर, तो ये आ गया पर एनम में। तो अगर मुझसे पूछे व्हाट इज द नॉमिनल रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, तो वो तो है 24%। और कोई पूछे व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, तो देखो मंथली कंपाउंडिंग हो रही है, एनुअल रेट 24 है, तो r इज इक्वल्स टू 1 प्लस छोटा r डिवाइड बाय 12, 1 × 12 -1 × 100, ठीक है ना, ये अपना छोटा r के बराबर होता है, ठीक है ना। एनुअल रेट को r कहते हैं अपन, ठीक है ना, छोटा r। इसको इफेक्टिव में कन्वर्ट करना, तो फॉर्मूला लगा दिया अपन ने अपना सिंपल, वही r इज इक्वल्स टू बड़ा R, इफेक्टिव रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस छोटा r डिवाइड बाय c, पावर में n मल्टीप्लाई बाय c -1, जो आंसर आएगा इंटू 100 करेंगे ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसके हिसाब से ये आया, तो यहाँ अपना हो जाएगा 1 + 2% टू दी पावर 12 -1 × 100, 1 + 2%, पावर 12 है तो मल्टीप्लाई 11 बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 × 100, आंसर हो गया 26.8242 समथिंग, अपन इसको शॉर्ट में 26.82 बोल सकते हैं। ये आ गया इफेक्टिव रेट। तो बैंक बोल रहा है कि मैं आपको 2% पर मंथ दूंगा, मतलब कुल मिला के 24% मंथली कंपाउंडिंग पे देने वाला है, तो नॉमिनल रेट तो हो गई 24% की, बट एक्चुअल कमाई जो होगी ना वो ये होगी 26.82% की होगी। तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इफेक्टिव रेट क्या है, ये आपको आपकी एक्चुअल कमाई बताती है बाय कंसिडरिंग द कंपाउंडिंग फैक्टर। नॉमिनल रेट में कंपाउंडिंग को इग्नोर कर देते हैं, तो उसको कंपाउंडिंग को इंक्लूड करके एक्चुअल कमाई कितनी अगर वो निकालनी है तो इफेक्टिव रेट निकालते हैं। फॉर्मूला ये वाला याद रखना, ठीक है साहब। और छोटे आर का मतलब क्या है, नॉमिनल रेट जो एनुअल बेसिस पे बोल रखी है वो छोटा आर होता है। बस ये दो चीजें ध्यान रखना, आपका आंसर हमेशा आएगा एग्जाम में, ठीक है साहब। अच्छा, ये हाई एनुअल तो इसलिए एनुअल बेसिस पे ही निकालते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। देखो कंपाउंडिंग जिसे फ्यूचर वैल्यू निकालना कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला तो अपने को पता ही है। अब ये वाला जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अपन आंसर फॉर्मूला लेके चल रहे हैं वही हमारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। इससे हम फ्यूचर की वैल्यू निकालना यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोला है कि आज आपने कोई बैंक में एफडी कराई तो फ्यूचर में कितने पैसे मिलेंगे, इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, किसी भी अमाउंट को आपने आज इन्वेस्ट करा उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी की जगह प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो देखो, अब मेरी बात सुनना, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई
प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन, कंपाउंडिंग होगा तो डिवाइड बाय सी और इंटू सी कर देंगे, वो तो ठीक है। तो देखो ये प्रिंसिपल मेरा आज का इन्वेस्टेड है, ये होता है इन्वेस्टेड नाउ, इन्वेस्टेड अमाउंट नाउ, जो आज इन्वेस्ट करा, मतलब जिसे कहते हैं ईयर 0। तो टेक्निकली ये जो पी है ये आज की प्रेजेंट वैल्यू है। तो अगर मुझे ये पी निकालना हो तो मैं फॉर्मूले को रिवर्स कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं अगर पी चाहिए तो मैं क्या इसको ऐसे लिखता हूं, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर एन। ये बन गया प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। हम कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर एन। अब इसी को लिखने का एक तरीका ये भी है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1/1 प्लस आर टू दी पावर एन, और इसको हम बोल देते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। और क्योंकि यहां पे अपन डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और फ्यूचर में कमाया हुआ 1 रुपया आज के 1 रुपए से कम वैल्यू रखता है, तो हम वैल्यू को कम कर रहे हैं, इसलिए इसको डिस्काउंटिंग कहते हैं। कोई बच्चा पूछता है उसको डिस्काउंटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर 100 रुपए मिल रहे हैं तो वो आज के 100 रुपए के बराबर नहीं है, वो आज के शायद 90 रुपए के 80 रुपए के बराबर है। मतलब फ्यूचर के 100 रुपए की डिस्काउंटिंग हो रही है, अगर उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर के आ रहे हो, कम हो रहा है ना वो वैल्यू में, इसलिए इस प्रोसेस को डिस्काउंटिंग कहते हैं। डिस्काउंट कर रहे हैं उस वैल्यू को, वैल्यू को कम कर रहे हैं। इसके पीछे जो लॉजिक है वो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का होता है, ठीक है, जिसके बारे में अपन ने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करी। इस कांसेप्ट को मैंने इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से समझाया था, आप वहां की वीडियो देख सकते हैं जाके। कैश इनफ्लो हम कहते हैं कि इसका सिंपल लॉजिक ध्यान रखना टाइम वैल्यू मनी का, क्या कैश इनफ्लो अवेलेबल इमीडिएटली इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन कैश इनफ्लो इन फ्यूचर। आपको कोई दोस्त बोले कि आपने मुझे 1000 रुपए उधार पे दिए थे, मैं आपको 6 महीने बाद 1000 रुपए दूंगा या आज दे दूंगा, आपकी इच्छा। आप हमेशा आज वाला ऑप्शन चूज करना, क्योंकि 6 महीने बाद वो जो 1000 रुपए हैं उससे जो आप आइटम आज खरीद सकते थे, जो प्रोडक्ट आज खरीद सकते थे, वो 6 महीने बाद महंगा हो जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से, शायद ना खरीद पाओ। इसलिए आज का जो 1000 रुपया है उससे मान लो आपको जो पूरी प्रोडक्ट आपको खरीदी है, परचेजिंग पावर जो मिल रही है वो 6 महीने बाद के 1000 रुपए से ज्यादा की होगी। आज का 1000 रुपया 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद के 1000 रुपए से ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। उसी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, ठीक है। डिनोमिनेशन तो 1000 का 1000 रहेगा, बट परचेजिंग पावर कम हो जाती है टाइम के साथ में, ठीक है। प्लस इसके अलावा और भी कोई रीजन होता है। एक तो होता है कि भाई अगर कैश हमारे पास में हमेशा प्रेफरेंस में रहता है, हम हमेशा कैश को प्रेफर करते हैं कि जब कैश अगर आज होगा तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई हम उसको आगे इन्वेस्ट कर लेंगे, कुछ और चीज खरीद लेंगे, तो वो प्रेफरेंस हमारी होती है कि आज का कैश ज्यादा अच्छा लगता है। प्लस फ्यूचर किसने देखा, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, तो उसकी वजह से भी फ्यूचर की वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू में कम आती है, ठीक है। एंड अवॉइडेंस ऑफ डिटोरिएशन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, वही परचेजिंग पावर में जो गिरावट होती है, ये तीनों चीजें मिलकर टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्रिएट करते हैं। इसके बारे में हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस करा, तो ध्यान रखना कि हम डिस्काउंटिंग क्यों कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं फ्यूचर कैश फ्लोज की, या यूं क्यों कह रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से फ्यूचर में जो 1000 रुपए मिल रहे हैं वो आज के 1000 रुपए के बराबर नहीं, वो आज से 1000 रुपए से थोड़ी कम वैल्यू रखेंगे बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और इसके ये 3 रीजन होते हैं, एक इन्फ्लेशन जो परचेजिंग पावर को डिटोरिएट करता है, एक प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं, कैश प्रेफरेंस थ्योरी, कि आज का पैसा हमेशा हमें पसंद होता है क्योंकि आज के पैसे को हम आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए फ्यूचर का पैसा जो है हम कहते हैं कि भाई फ्यूचर में मिलने से बेटर है आज मिल जाए, भले थोड़ा कम मिलेगा तो भी चलेगा, ठीक है साहब। हाँ जी, इसका अपने पास में फॉर्मूला भी हो गया ये, ठीक है। और इसी को, इस फैक्टर को 1/1 प्लस आर टू दी पावर को अपन डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं। इसकी टेबल भी है हमारे पास में, तो एग्जाम में कभी अगर निकालना हो तो हम टेबल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो आर हमने यूज करी है उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट, और जो हमारा फैक्टर है उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब होता है 1/1 प्लस आर टू दी पावर एन, और ये जो आर है इसी को अपन डिस्काउंटिंग रेट बोल देते हैं। जिस रेट पे डिस्काउंटिंग की जा रही है वो डिस्काउंटिंग रेट है, ठीक है। ये तो सिंपल सा है। एग्जाम में टेबल्स भी होती हैं आपके पास, हैं उससे आंसर निकाल सकते हो। अभी अपन देखो आंसर निकालते हैं। एग्जाम्पल 12, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 70,000 रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईयर 6 इफ इंटरेस्ट रेट आर 10%। 6 साल बाद जो 70,000 मिलेंगे उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो निकालनी है। यूं भी कह सकते हैं कि अगर मुझे 6 साल बाद 70,000 रुपीज चाहिए और बैंक मुझे 10% की इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, तो आज कितने पैसे इन्वेस्ट करूं बैंक में ताकि 6 साल बाद वो 70,000 के बराबर हो जाए। इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो मैं बोलूंगा सीधी सी बात है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला सिंपल सा है, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस आर टू दी पावर एन, ठीक है साहब। तो फ्यूचर वैल्यू है 70,000 इंटू 1/1 प्लस आर 1 प्लस 10% टू दी पावर एन, ठीक है। एन अपना है 6 टू दी पावर 6।
इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, कैलकुलेटर पे या टेबल से, दोनों बता देता हूं। अगर कैलकुलेटर पे करना है तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 + 10% 1.1 टू दी पावर 6 है, तो इंटू 5 बार इक्वल टू, इंटू 1 2 3 4 5, ये आ गया 1.77156। तो टेक्निकली ये बन गया 70,000 इंटू 1/1.771561, ऐसा कुछ आ रहा है कैलकुलेटर पे। तो अब 1 को डिवाइड कर दो। अब कैलकुलेटर पे ये काम कैसे करेंगे, तो मैं इसको दे दूंगा मेमोरी में m+, ये नीचे की वैल्यू चलेगी मेमोरी में। अब मुझे 1 से इसको डिवाइड करना है, तो मैंने कैलकुलेटर पे लिखा 1 डिवाइड बाय, अब 1 को डिवाइड करना है जो वैल्यू मेमोरी में पड़ी है, तो उसके लिए एक बटन होता है MRC, मेमोरी रिकॉल, MR मतलब मेमोरी रिकॉल, तो MR वाला बटन दबा दिया, तो मेरे सामने वही वर्ड आ गया, ये वाला वैल्यू लिखी हुई आ गई 1.77156, ठीक है, ये वैल्यू लिखी हुई आ गई, ठीक है। अब मैंने इक्वल टू दबाया तो इन दोनों का डिवाइडेशन हो गया, तो ये आ गया 70,000 इंटू 0.564473 समथिंग समथिंग। अब कैलकुलेटर पे सीधा ही मल्टीप्लाई बाय 70,000, इसका आंसर आ गया 39513। पॉइंट में कुछ है बट राउंड अप में मैं बोल सकता हूं। तो कैलकुलेटर पे ऐसे कर सकते हो। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक तरीका तो ये कि पहले आपने नीचे की वैल्यू सॉल्व करी, उसको 1 से डिवाइड करा और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, नॉर्मल जो अपन करते हैं। एक डायरेक्टली ये काम भी कर सकते हैं, कैसे देखना, 1 डिवाइड बाय, ये क्या है 1 + 10% मतलब 1.1 हो जाएगा ये, तो 1 डिवाइड बाय 1.1, एक बार पावर 6, तो अब एक बार इक्वल टू दबाया, 2 बार इक्वल टू दबाया, 3 बार इक्वल टू दबाया, 4 बार इक्वल टू दबाया, 5 बार इक्वल टू दबाया, 6 बार इक्वल टू दबाया। डिवाइड कर रहे हो तो जितनी पावर है उतने इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक कम इक्वल टू, ये ध्यान रखना होता है बस। इससे डायरेक्ट आंसर आ गया 0.56444739, ये जो आ रहा था। अब सीधा मल्टीप्लाई बाय 70,000, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो एक ये तरीका भी है, डिवाइड कर रहे हो ना तो जितनी पावर है उतनी बार इक्वल टू दबाना, मल्टीप्लाई में एक कम करते हैं, बस इतना से ध्यान रखना होता है। या फिर इस चीज को तुम टेबल से भी ढूंढ सकते थे, ठीक है। हमारे पास जो टेबल होती है उसमें जाओगे, उसमें तुम देखोगे 10% का 6th ईयर में फैक्टर कितना है, ठीक है। तो टेबल आप लोगों को अपनी ACC की वेबसाइट पे मिल जाएगी, अगर नहीं हो तो बुक में भी अवेलेबल है, वहां से भी देख सकते हो। नहीं तो आप सीधा जाके लिखोगे ACCA MA फॉर्मूला शीट, बस इतना सर्च करा मैंने आप लोगों के सामने, और मेरे सामने ये फॉर्मूला शीट ओपन हो गई, ठीक है ना। इस फॉर्मूला शीट के अंदर 4 पेजेस होते हैं एग्जाम में जो अपने को मिलते हैं। पहले पे तो फॉर्मूले होते हैं जो जो आपको मिल सकते हैं, इसमें आपका रिग्रेशन का फॉर्मूला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, मीन, डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये फॉर्मूले जो मिलते हैं वो होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2 पे होती है प्रेजेंट वैल्यू टेबल, जो मुझे चाहिए। अब इस प्रेजेंट वैल्यू टेबल में मेरे को 10% का 6th ईयर का फैक्टर ढूंढना है। तो यहां पे ऊपर ना परसेंटेज लिखे हुए हैं 1 से 10, फिर नीचे लिखे हैं 11 से 20, तो जो परसेंटेज है वो देख लो, मेरा 10% है। और फिर इधर फर्स्ट और लास्ट में लिखे ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए। मुझे 10% का 6th ईयर का फैक्टर चाहिए, वो आ रहा है, लिखो देखो 0.564, सीधा ये मिल गया मुझे 0.564, कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा, ठीक है। और अपने को 3 डिजिट की लेके चलना होता है, ये तो मैंने सब बताने के लिए लिखा आपको, बट 3 डिजिट तक लेके चलोगे तो भी काम हो जाएगा, तो सीधा भी निकाल सकते थे अपन आंसर यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ये एक्चुअल आंसर है, और जब आप टेबल से निकालोगे वो अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, बट अपने एग्जाम में अप्रोक्सीमेट आंसर को वो सही मानते हैं, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 0.564 इंटू 70,000, तो यहां से ये आंसर निकल के आ जाएगा मेरे पास में 70,000 इंटू 0.564, ये हो गया 39480, ठीक है। और ये भी सही है, और अगर तुम ऐसे भी निकाल रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में MCQ होगा, ये आंसर आए तो नियरेस्ट आंसर मार्क कर देना, बाकी अगर आप चाहो तो डायरेक्टली शॉर्टकट से कर सकते हो काम, इसको वो सही आंसर मान के चलते हैं, ठीक है ना, इसको वो सही आंसर मान के चलते हैं। अब कोई बोलेगा सर लिखने वाला आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रेंज देते हैं, वो कहते हैं बच्चा ये वाला आंसर लिखेगा तो भी हम फुल मार्क्स देंगे, ये वाला लिखेगा तो भी फुल मार्क्स देंगे, वो रेंज दे देते हैं कि आंसर 39479 से लेकर के 39514 के बीच में कुछ भी हो सकता है, उस बीच में आपने लिखा तो वैल्यू आपकी सही मानी जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, आप एक्चुअल भी निकाल सकते हो यहां से, आप चाहो तो शॉर्टकट से जो टेबल से वैल्यू आती है उससे भी निकाल सकते हो, दोनों से आंसर वैलिड होते हैं एग्जाम में, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है।
अपना टाइम बचाने के लिए अपन ऑब्वियसली बात है फैक्टर्स को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। अब जो लास्ट कंसेप्ट है इसी में वो आता है एन्यूटीज और परपेचुटीज। देखो परपेचुटी और एन्यूटी में एक ही डिफरेंस है। एन्यूटी और परपेचुटी दोनों में एक चीज कॉमन है और एक डिफरेंस है। कॉमन तो ये कहते हैं कि दोनों में आपको इवन कैश फ्लो मिलते हैं, हर साल का कैश फ्लो इवन है। फर्क बस इतना सा है, एन्यूटी के अंदर एन पता है, नंबर ऑफ ईयर, लाइफ कितनी है उस पर्टिकुलर कैश फ्लो की, कितने साल तक कैश फ्लो चलेगा वो एन पता है। परपेचुटी में एन नहीं पता है। परपेचुटी वर्ड बना है परपेचुअल से। परपेचुअल का मतलब इनफाइनाइट, जिसका एन पता ना हो, जिसका एंड पता ना हो। तो एन नहीं पता है और इवन कैश फ्लो हो रहे हैं तो वो बन गई परपेचुटी। एन पता है और इवन कैश फ्लो है तो वो हमारी बन गई एन्यूटी। इतना सा फर्क है, ठीक है। अब परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा होता है। हम कहते हैं आप सिंपल जो भी आपकी कैश फ्लो है इनटू 1/r कर दो या डिवाइड बाय आर कर दो। टेक्निकली कैश फ्लो डिवाइड बाय आर या 1/r, और जो 1/r है इसको परपेचुटी का डिस्काउंटिंग फैक्टर बोल देते हैं, ठीक है। ये तो डायरेक्टली आप कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट कर सकते हो। एन्यूटी के केस में अगर निकालनी है तो भी देखते चलो, परपेचुटी का आंसर निकालते हैं। अगर कंपनी 70,000 रिसीव करने वाली है फॉर एवर, इंटरेस्ट रेट है 10% की, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? बहुत सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी निकालनी है। तो हम बोलते हैं सीधा जो कैश फ्लो है उसको डिवाइड कर दो आर से। कैश फ्लो है 70,000, डिवाइड कर दिया आर 10%, तो ये हो गई 7 लाख आंसर। अगर तुम्हें 70,000 हर साल मिलेंगे कब तक नहीं पता, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 7 लाख के बराबर है। और सिंपल लॉजिक है, अगर मैं तुम्हें आज 7 लाख रुपए दे दूं तो तुम इसी बैंक के पास जाओगे, बोलोगे ले पकड़ 7 लाख, 10% का ब्याज हर साल देना। हर साल तुम्हें 10,000 77,000 मिलने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो 70,000 इन्फाइनेटली मिले या आज 7 लाख मिल जाए बराबर है। क्यों? क्योंकि 7 लाख को मैं ले जाऊंगा बैंक के पास और बोलूंगा 10% की एफडी कर, हर साल ब्याज देना। बैंक तुम्हें 70 पे करने लग जाएगा जब तक तुम बैंक के पास में पैसे रखोगे। तो ये 7 लाख इस 70,000 के कैश इनफ्लो जो एन इन्फाइनेट नंबर पे मिलने वाले हैं उसके बराबर है, ठीक है साहब। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है जो अपने को ध्यान में रखना है। एन्यूटी के केस में हम कहते हैं कि भाई यहां पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कैश फ्लो इनटू एन्यूटी फैक्टर से लगाते हैं बस। अगर आपको एन्यूटी की कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आप कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर सकते हो एन्यूटी फैक्टर से, और एन्यूटी फैक्टर भी आपको टेबल में मिल जाता है। और कैलकुलेट करना चाहो तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैलकुलेट करने का तरीका होता है साहब इसका 1 - 1/1 + r⁻n -1, ठीक है, सॉरी अपॉन आर, इससे आता है ये एन्यूटी फैक्टर। बट फिर हम कहते हैं कि यार ये तो नहीं निकालना एग्जाम में, इतनी मेहनत तो नहीं हो रही सर। तो इतनी मेहनत नहीं हो रही इसलिए अपने को एन्यूटी फैक्टर की टेबल मिल जाती है, अपन सीधा उस टेबल में से आंसर निकाल लेते हैं। चाहे तो एनपीवी वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं इसका आंसर, तुम एनपीवी वाले से भी निकाल सकते हो कि टेबल बना दो और सारे प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर लिखते जाओ, डिस्काउंटिंग फैक्टर, और मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल दो। तो वो भी एक तरीका है, एनपीवी निकाल करके भी एन्यूटी फैक्टर की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी जाती है, ठीक है। आप चाहो तो फॉर्मूले, यहां पे अपन फॉर्मूले से देखते हैं। अगले चैप्टर में जब अपन एनपीवी का बात करेंगे ना, एनपीवी का कैप्सूल देखेंगे, उसमें मैं एनपीवी वाला तरीका भी बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहां पे आप बोल रहे हैं कि भाई 70,000 मिले 6 साल के लिए, इंटरेस्ट रेट 10% की, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। टेबल से आप यूज कर सकते हो, एग्जाम में भी बोलेगा एन्यूटी के लिए वो टेबल यूज करना अलाउ करता है। वो कहता है कि एन्यूटी खुद कैलकुलेट करो, टेबल वाले आंसर को सही मानते हो, ठीक है। तो 70,000 इनटू एन्यूटी फैक्टर आपको चाहिए 10% का 6th ईयर में, 6 ईयर का, सॉरी 6 ईयर्स का, ठीक है। तो ये अपने को फाइंड करना है। तो अब वो जो टेबल अपने डाउनलोड करी है, ठीक है, फॉर्मूला टेबल, उसमें आते हैं थर्ड शीट के ऊपर। सेकंड शीट पे तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल थी, थर्ड शीट पे आओगे तो मिलेगी एन्यूटी टेबल। एन्यूटी टेबल में 10% का 6th ईयर का फैक्टर तुम्हें चाहिए, तो 10% का 6th ईयर का फैक्टर लिखा है 4.355, तो बात खत्म। 70,000 इंटू 4.355, ये आ गया आंसर।
304850 बात करें, ठीक है। और अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई अपने पास में ये ईयर है, कैश फ्लो है, ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर @ 10% लेके भी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते थे, जैसे अपन एन्यूटी में करते हैं। अपन यहाँ लिखते हैं 70 के 70 के 70 के 6 साल तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 6 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लेते हैं 10% के, तो 0.909, 0.826, ऐसे करते करते एन्युटी फैक्टर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसका सम निकालते हैं, एनपीवी निकालते हैं। तो जो सम है वो भी तुम्हारा 304850 के बराबर ही आता, ठीक है, लगभग, पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है बट लगभग बराबर आता, ठीक है ना। तो इस टेबल मेथड से भी आंसर निकाल सकते हो, इसको अपन एनपीवी मेथड कहते हैं, उससे भी आता है एन्युटी का आंसर, और डायरेक्ट शॉर्टकट से भी आता है आंसर। तो हम कहते हैं शॉर्टकट ही लगा लो, शॉर्टकट बेटर है, इतनी मेहनत कौन करेगा, तो शॉर्टकट से करते हैं। शॉर्टकट के लिए एन्युटी फैक्टर चाहिए, एन्युटी फैक्टर के लिए एन्युटी टेबल होती है एग्जाम में अपने पास, उसके थ्रू अपन एन्युटी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये दो काम तो बहुत आसान है। हाँ, एन्युटी और परपेचुटी में जो दिक्कत वाला मेथड है ये एनपीवी वाला मेथड है, ठीक है ना, टेबल वाला, कि अपन ने क्या करा कि 10% के जो फैक्टर्स हैं उनको लिखते गए, हर साल के 6 साल के फैक्टर लिख दिए, इन सबको मल्टीप्लाई करा और इनको सम कर दिया। तो ये मोटा मोटी लगभग सेम आंसर आता है, मोटा मोटी ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो सकता है, बस मोटा मोटी सेम आ जाता है, ठीक है। अच्छा, जो काम का इसमें पॉइंट है या जो दिक्कत देता है वो देता है जब एन्युटी में डिले या परपेचुटी में डिले या उल्टा एडवांस वाला केस आ जाए। एन्युटी या परपेचुटी में डिले का केस भी हो सकता है और एडवांस का केस भी हो सकता है। पहले एडवांस की बात कर लेते हैं, ठीक है, जहां पर हम कहते हैं कि आपकी एन्युटी या परपेचुटी स्टार्ट कर जाए इमीडिएटली, इसको एडवांस भी कहते हैं कि स्टार्ट हो गई एडवांस में। नॉर्मली तो हम ये बोलते हैं कि जो भी परपेचुटी या एन्युटी है वो ईयर 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, कि आज कुछ ईयर 0 में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और ईयर 1 से पैसा मिलना स्टार्ट होगा। नॉर्मली ऐसे होता है, आप आज बैंक के पास गए तो बैंक में आप आज पैसा इन्वेस्ट करोगे, बैंक 1 साल बाद उस पर ब्याज देना स्टार्ट करेगा, मतलब जो भी कंपाउंडिंग पीरियड है उसके हिसाब से कुछ टाइम बाद ही मिलेगा आपको। एडवांस का मतलब क्या हो गया कि इमीडिएटली, मतलब आज से ही पैसा मिल गया, मतलब आज बैंक के पास गया मैं 7 लाख लेके, बैंक ने पहले ही 70,000 फर्स्ट चेक आज दे दिया, तो ये तो एक्स्ट्रा पैसा है। तो ये जो फर्स्ट पैसा मिला है ये एक्स्ट्रा होता है। हम कहते हैं बाकी सबको नॉर्मल केस में सॉल्व करो, फर्स्ट ईयर से लेके जो भी बाकी का सिस्टम है वो तो नॉर्मल चलने दो, ये 0 ईयर पे जो पैसा मिला है ये एक्स्ट्रा है, इसको बस लास्ट में ऐड कर देना, आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी टोटल। बस इतना सा लॉजिक ध्यान में रखना कि जो ईयर 0 पे पैसा मिला है एक्स्ट्रा है ना। तुम बैंक के पास गए, बोलते कि बैंक मेरे को एक परपेचुटी करवानी है, वो बोलेगा ठीक है, आप गए कितने, मैं कहा 7 लाख की परपेचुटी कर लो, 10% का ब्याज है मान लो, तो बैंक ने कहा 70,000 मिलेंगे हर साल, 70 अभी ले लो। तो जो आने वाले ईयर में 70 मिलने वाले थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 7 लाख होती है, 70,000 डिवाइड बाय 10% से। लेकिन वो फर्स्ट 0 ईयर पे जो आज एक्स्ट्रा मिल गया वो 70,000 एक्स्ट्रा कमाई है, तो नेट एनपीवी कितनी होगी, 7,70,000, क्योंकि वो 70,000 की एक्स्ट्रा कमाई है। तो जो ईयर 0 पे पैसा मिलता है एक्स्ट्रा है। तो हम कहते हैं एन्युटी और परपेचुटी का नॉर्मल वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, बस ईयर 0 पे जो भी मिल रहा है उसको ऐड कर दो फाइनल आंसर में, आपके पास में एडवांस वाला केस आ जाता है। तो एडवांस वाला तो बहुत ईजी है, सिंपल याद रखना है, पहले तो एडवांस को भूल जाओ और नॉर्मल आंसर निकाल दो। ईयर 1 से जो भी आपको एन्युटी दे रखी है तो एन्युटी का, परपेचुटी देगी परपेचुटी का, और ईयर 0 पे जो भी मिला है वो फिर उस वैल्यू में ऐड कर देना। एन्युटी का केस हो चाहे परपेचुटी का केस हो, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं क्वेश्चन से, जैसे यहां कह रहा है कि फ्रेड रिसीव 70,000 a year for 6 years, इंटरेस्ट रेट है 10% एंड फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट्स इमीडिएटली। तो यहां पे हुआ क्या, आप बैंक के पास गए, बैंक को आपने कहा था कि मुझे 6 साल के लिए 70,000 इन्वेस्ट करने, लेकिन पहला पैसा आज मिल जाएगा। तो ईयर 0 पे तुम्हें 10% पैसे मिल गए, तुम्हें 70,000 मिल गए। फिर ईयर 1 पे मिले 70, फिर ईयर 2 पे मिले 70, ईयर 3 पे मिले 70, ईयर 4 पे मिले 70, ईयर 5 पे मिले 70। एक पैसा एक्स्ट्रा मिला है तुम्हें, ये एक एक्स्ट्रा मिला है। तो हम बोलेंगे इन सब की तो एन्युटी के हिसाब से निकालो प्रेजेंट वैल्यू, उसमें 70 ऐड कर दो, बस इतना सा आंसर, ठीक है ना। बाकी पूरा सेम रहेगा जो हम कर रहे थे, बस एक 70 एक्स्ट्रा मिल गया। हुआ क्या यहाँ पे कि नॉर्मली तो ये होता कि आपको ईयर 1 पे मिलते, 2 पे मिलते, 3 पे मिलते, 4 पे मिलते, 5 पे मिलते और 6 पे मिलते, लेकिन इसकी जगह पर वो पेमेंट आज दे रहा है तो एक आगे शिफ्ट हो गया सब कुछ, ये सारी चीजें एक आगे शिफ्ट हो गई। तो ईयर 0 पे मिल गया 70,
यहाँ 70 70 70 70 ऐसे करते हुए 5 साल में खत्म हुआ। तो अब पहले तो इन पांचों की निकाल दी मैंने प्रेजेंट वैल्यू, मैंने इन पांचों की प्रेजेंट निकाल दी 70,000 इंटू एन्युटी फैक्टर 10% का 5 साल के लिए, ठीक है। इससे इनकी प्रेजेंट हो जाएगी, उसमें 70 ऐड कर दूंगा बस, जो इसका आंसर आएगा उसमें 70 ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा ना जी। तो अब 10% का 5 साल का फैक्टर ले लेते हैं अपनी टेबल में से ही। तो 10 साल का 5% का फैक्टर होता है 3.791, तो 70,000 इंटू 3.791, तो ये हो जाएगा 265370। ये आ गया इन पांचों का, इसमें 70 ऐड कर दो, ये फाइनल आंसर आ गया। बात खत्म, ठीक है ना। तो अपन ने पहले तो लिखा टेबल में 6 साल के तो 6 पेमेंट मिलेंगे, बट पहला पेमेंट एक्स्ट्रा मिल गया। तो इन 5 साल में तो नॉर्मल पेमेंट मिल रहा है, इनकी नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू निकाली, एन्युटी फैक्टर निकाला 10% का 5% से, उसको मल्टीप्लाई करा 70 से, मेरा आंसर आ गया। और ये 70 एक्स्ट्रा है, ये 70 ऐड कर दिया, क्योंकि ईयर 0 पे मिल गया ना, तो ये 70 फ्यूचर में भी 70 के ही बराबर है, क्योंकि आज मिल गया ये पैसा मिला ही आज है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 70 के बराबर है। इसकी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों बराबर है, क्योंकि ये पैसा आज मिल गया है। तो ईयर 0 पे मिला है, तो आज का 70,000 तो आज के 70,000 के बराबर ही है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, सीधा ऐड कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ही 1 होता है। अगर इसका तुम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालोगे ना, तो वो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/1 प्लस 10% टू दी पावर 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 होती है तो उसको अपन 1 लिखते हैं, तो 1/1 1 होता है। तो 70,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू भी 70 ही रहेगी। तो ईयर 0 में जो भी वैल्यू लिखी होती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसी वैल्यू के बराबर आती है। और डिले वाला केस हो, आफ्टर ईयर 1 के बाद वाला केस हो, तो हम कहते हैं कि आप एक सिंपल सा दिमाग लगाओ, यहां पे आप 2 काम करने पड़ेंगे। जो भी प्रेजेंट वैल्यू है उसकी पहले एक बार नॉर्मल, जो भी परपेचुटी है एन्युटी का नॉर्मल क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, और एक बार और प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। एक कंसेप्ट होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है, कभी भी जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो किसी भी डेटा की, जब भी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, जैसे मान लो डेटा दे रखा है ईयर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको बोला गया कि ईयर 3 में पैसा मिला, 4 में मिला, 5 में मिला, 6 में मिला। आप इन सब की एन्युटी की जो कैश फ्लो है, ये जो एनुअल कैश फ्लो है, इसको एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करते हो। बट ये प्रेजेंट वैल्यू कौन से ईयर की है? तो हम कहते हैं जिस ईयर से आपने निकालना स्टार्ट करा उसके हमेशा एक पहले का आंसर आता है। तो टेक्निकली ये प्रेजेंट वैल्यू ईयर 2 की आई है, तो आपका आंसर अभी ईयर 2 पे, लेकिन मेरे को तो ईयर 0 का आंसर चाहिए होता है, तो मुझे इसको ईयर 0 तक लेके जाना पड़ेगा। मुझे तो आंसर हमेशा ईयर 0 का होता है, तो मुझे इसको एक बार वापस 2 साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये ईयर 0 पे आ सके। तो 2 स्टेप में काम करते हैं। एक बार तो नॉर्मल एन्युटी जो भी आंसर निकालना है वो निकाला, ठीक है, नॉर्मल तरीके से, और उसको फिर ईयर 0 पे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये काम अपने को करना पड़ेगा। इसको जरा देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, परपेचुटी ऑफ 3000 इज ड्यू टू स्टार्ट विद इन द फर्स्ट पेमेंट टू बी मेड इमीडिएटली। अच्छा, पैसा पहले अभी मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट इज 8%, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी? तो ये तो केस है जब इमीडिएटली ईयर 0 पे पैसा मिल रहा है। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मान लो ये ईयर्स हैं, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इन्फिनिट जाता रहेगा एन। तो अब ईयर 1 में भी पैसा मिल गया, 0 में भी पैसा मिला है, सब में पैसा मिल रहा है आपको, ठीक है। कितना कितना मिल रहा है? 3000। तो आपको 3 यहां भी मिले, 3 यहां भी मिले, 3 यहां भी मिले, और आगे भी मिलते रहे। तो ये सब तो परपेचुटी है साहब, ये यहां से आगे तक तो परपेचुटी है। तो पहले तो इस परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, ठीक है। इस परपेचुटी की निकालो प्रेजेंट वैल्यू। उसके लिए बोलेंगे कैश फ्लो डिवाइड बाय आर। कैश फ्लो है 3000, डिवाइड करा आर से। आर कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? आर दे रखी है 8% की, तो आर 8% है, 8% से डिवाइड करा।
तो 3000 डिवाइड बाय 8%, ये आया 37500। अब ये आंसर तो इन सब का है, ईयर 1 के बाद वालों का है। ईयर 0 का 3000 तो बाकी ना, तो ये ऐड कर देंगे एज इट इज। तो आंसर में जो मुझे ईयर 0 में 3000 मिला है वो ऐड कर दूंगा, 40,500 आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, जब भी एडवांस वाला केस हो तो पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करा, परपेचुटी हो चाहे एन्युटी हो, नॉर्मल तरीके सॉल्व करा, और उसमें जो ईयर 0 में पैसा मिल रहा है वो ऐड कर दिया, चाहे परपेचुटी हो चाहे एन्युटी हो, सब जगह पर सेम ट्रीटमेंट होता है। अब डिले वाला बात करते हैं। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट कह रहा है, अ परपेचुटी ऑफ 3000 इज ड्यू टू स्टार्ट इन 3 years, द इंटरेस्ट रेट इज 8%, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। अब यहां पे स्टार्ट होगा 3 year के बाद, मतलब कि ईयर 0, 1, 2 इनमें कुछ नहीं मिलने वाला, 3 से मिलना स्टार्ट होगा 3,000। ऐसे करते करते मिलता रहेगा नीचे। तो ये परपेचुटी है, तो पहले इस परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, इस परपेचुटी की निकालो प्रेजेंट वैल्यू। हाँ जी, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये चालू हो रही है ईयर 3 से, तो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा 1 साल पहले की आएगी, तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी आएगी ईयर 2 की, प्रेजेंट वैल्यू वुड बी ऑफ ईयर 2, 1 साल पहले की आती है हमेशा, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ईयर 2 की है। आंसर तो वही कैश फ्लो डिवाइड बाय आर, अपना फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का। कैश फ्लो है 3000 डिवाइड बाय 8%, 37,500। लेकिन ये 37,500 मेरे टाइम लाइन पर ईयर 0, 1 और अब ये 2 का फिगर है, ये ईयर 2 पे खड़ा है, इसको मुझे ईयर 0 पे लेके जाना है, तो मेरे को एक बार वापस प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और इस बार मुझे आंसर चाहिए ईयर 0 का, तो मैं बोलूंगा ये जो 37,500 है इंटू 1/1 प्लस आर टू दी पावर 2, क्योंकि ईयर 2 के हिसाब से, तो ईयर 2 इसको सॉल्व करेंगे, आर है 8% की, तो एक बार वापस प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी नॉर्मल अमाउंट। अब ये नॉर्मल अमाउंट बन चुका है। अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि आपको 2 साल बाद 37,500 मिल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट 8% है, आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ठीक है। तो अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब यहां तक तो परपेचुटी था, यहां से बन गया एक नॉर्मल क्वेश्चन। अब इसको ऐसे सोचो कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 37,500 तुम्हें मिलने वाले ईयर 2 पे, तो आज की प्रेजेंट वैल्यू, तो मैंने कहा ईयर 2 पे 37,500 है, आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो 8% का 2 साल का एन्युटी फैक्टर जो नॉर्मल वाला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लेते हैं, उसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, तो बात खत्म, आंसर आ जाएगा। थ्री 2150 समथिंग आ रहा है, बात खत्म, ठीक है ना। 2 साल का मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को सॉल्व करा, 32150 का आंसर आ गया। तो पहले तो मैंने परपेचुटी के क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करा, परपेचुटी को नॉर्मल सॉल्व करा। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया कि ईयर 2 के एंड पे तुम्हें 37,500 मिल रहे, बताओ ईयर 0 में उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल दिया मैंने यहाँ, ठीक है ना। तो पहले अपन क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है डिले के केस में, और फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। सेम ऐसे एन्युटी में भी करेंगे, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे और फिर इसको नॉर्मल पर प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है साहब। तो डिले वाले केस में ये चीज का ध्यान रखना है। एक ये क्वेश्चन देखो, एन्युटी का लास्ट, 70,000 आपको मिल रहे हैं 6 साल में फॉर 6 years, इंटरेस्ट रेट 10% की, बट स्टार्ट होगा सेकेंड ईयर से। ओह, तो ईयर 0 पे कुछ नहीं मिला, 1 पे कुछ मिला, 2 पे मिलेगा पहला पेमेंट कितना, 70 का, 3 पे मिलेगा दूसरा, 4, 5, 6, 6 पेमेंट मिलेंगे ना, 6 बार 70,000 मिलेंगे, तो 70, 70 2 बार 3 बार, 70 4 बार, 70 5 बार और 70 6 बार, तो ईयर 7 तक जाएगा। अब क्या करो, ये एन्युटी है, इसकी निकाल दो प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको ना मैं हमेशा बोलता हूं कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप टेबल वाला मेथड यूज करोगे तो खुशी खुशी से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो 10% के,
ठीक है, और उसके बेसिस पे निकाल दो प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे शॉर्टकट दे रहा हूँ मैं आपको सीधा, ठीक है। वरना बुक क्या कराएगी, ठीक है, बुक बोलेगी पहले इसकी निकालो एन्युटी फैक्टर, ठीक है, और उसको फिर एक बार वापस प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो। मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे मान लो कि कुछ नहीं मिला, यहाँ पे मान लो कि कुछ नहीं मिला, और 10% के निकाल दो डिस्काउंटिंग फैक्टर और सीधा प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एनपीवी निकाल देना, और उस एनपीवी से जो आंसर आएगा वो आपका सीधा इस डिलेड एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू होगी ईयर 0 वाली। यहां से सीधा ईयर 0 का आंसर आएगा। 2 स्टेप में काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके 2 स्टेप में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं शॉर्टकट देता हूं, ये शॉर्टकट से करेंगे, ठीक है। तो एन्युटी के केस में अपन लगाएंगे शॉर्टकट। शॉर्टकट कौन सा वाला, एनपीवी वाला शॉर्टकट लगाएंगे। किस केस में, डिलेड एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के केस में। जब भी डिलेड एन्युटी होगी तो फिर वहां पे अपन लगाएंगे शॉर्टकट, ठीक है ना। अब 10% के आपको प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर चाहिए, टेबल में से निकाल लेते हैं। 0.909 फर्स्ट तो 0 ईयर पे तो 1, इधर 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.564, 0.513। ये 0, ये 0, इसका निकाल लो अब आंसर। जिन लोगों ने वो बुक वाला मेथड पढ़ा हुआ है ना, एक बार इस वाले मेथड से करके देखना, तुम्हें मजा आएगा। ये वाला बहुत शॉर्ट मेथड है, और इससे बहुत हमेशा सही आंसर आता है एक ही बार में। अब एमपीवी की तरह इन सब का कर दो सम, आपका आंसर आ जाएगा। सम कर लेते हैं। 57820 प्लस 52570 प्लस 47810 प्लस 43470 प्लस 39480 प्लस 35910, ये आ गया 277060 आंसर। बस ये करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट शॉर्टकट लगाएंगे जब भी डिलेड एन्युटी का केस हो। चुपचाप एनपीवी की टेबल बनाना और एनपीवी का आंसर निकालना। एनपीवी जो है वो तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है। यही एनपीवी जो है ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के बराबर आ गई, ठीक है। डिलेड के केस में ये काम करेंगे हमेशा, ठीक है। जिनको बुक वाला मेथड पसंद है वो बुक वाला मेथड यूज कर सकते हैं, बट ये वाला मुझे ज्यादातर बच्चों के लिए शॉर्टकट इजी लगता है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है साहब। डन है जी, ठीक है। इसको भी समझाने का तरीका वही है कि भाई नॉर्मली तो ईयर 1 में स्टार्ट होने वाली थी, बट उसने कहा ईयर 2 से स्टार्ट हो गई, तो सब कुछ एक आगे चला गया इस बार। तो इस बार सब एक एक आगे चला गया, तो ईयर 7 तक जाके खत्म हो रहा है, ठीक है। डन है। आप लोग ट्राई करना चाहो तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसमें ईयर 4 में जाके स्टार्ट हो रहा है। वो कह रहा है कि आपको 70 मिलेंगे बट स्टार्ट होगा ईयर 4 से। तो इस बार ईयर 0 में, 1 में, 2 में और 3 में कुछ नहीं मिलेगा। 4 में जाके पहली बार मिलेंगे 70। तो 5, 6, 7, 8, 9 तक जाके पेमेंट चलेंगे। तो 70, 70, 70, 70, 70 इस बार यहां तक चलेगा। तो अपने तो वही दिमाग लगाना, कैश फ्लो है, डिस्काउंटिंग फैक्टर @ 10% के लेना और प्रेजेंट वैल्यू निकाल देना, और लास्ट में जो एनपीवी आएगी वो तुम्हारा आंसर बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क रह जाएगा। चलिए बच्चों, ठीक है साहब। तो इसी के साथ में इस वीडियो को करते हैं एंड, ठीक है। आपके कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, एन्युटी और परपेचुटी को लेके जो भी डाउट्स थे उनको मैंने इसमें सॉल्व करने की कोशिश करी। जो मैंने तरीका बताया, जो मैंने शॉर्टकट्स बताए, ठीक है, मैंने यहाँ पे हर चीज को शॉर्टकट से ही बताने की कोशिश करी ताकि आप एग्जाम में फटाफट से सॉल्व कर सको। कैलकुलेटर की ट्रिक्स कुछ बच्चों को नहीं पता होती, तो मैंने वो भी यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। तो आप इन चीजों को, इस वीडियो को आराम से देखो, 1-2 बार और देखना पड़े तो कैलकुलेटर ट्रिक्स समझने के लिए 1-2 बार और देखो, और आराम से इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए, ओके बच्चों,
थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट कैप्सूल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।